नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर शाहजहांपुर से है। यहाँ एक महिला और उसके प्रेमी की हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप महिला के पूर्व पति पर है। पूर्व पति ने अपने साथियों और बेटे के साथ मिलकर उसके प्रेमी को धारदार हथियारों से मौत के घाट उतार दिया है। घटना के बाद आरोपी गांव से फरार हो गए हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मामला थाना जलालाबाद क्षेत्र के डहर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर महिला और प्रेमी की हत्या कर दी गई है। डबल मर्डर का मामला सामने आया है। पूर्व पति पर हत्या का यह आरोप है और हत्या के बाद आरोपी फरार है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जलालाबाद के अंतर्गत ग्राम डहर में एक घटना हुई है जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। ममता को स्ट्रैंगुलेट किया गया है क्योंकि उसके शरीर में कोई जहरीला चोट नहीं थी। और जो मृतक है रमन पाल राजेश, उसके हेड इंजरी है। प्राइमरी फसाई जो दिखा है, बाकी पोस्टमार्टम में और चीज़ें क्लियर होंगी। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ अभी तहरीर प्राप्त हुई है। उसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें बनाकर तमीज़ें दी जा रही हैं और बहुत जल्दी इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीप, इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? चांदनी में दर्शकों को बताना चाहूंगा कि घटना देर रात की है और यहाँ पर ये महिला और उसका प्रेमी हरियाणा में रह रहे थे और प्रेम प्रसंग का मामला है। प्रेम प्रसंग के चलते ये 4 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। इस बात से उसका पति और उनके बेटे बहुत ही नाराज थे और हरियाणा में जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद ये लोग गांव में आ गए थे और गांव में आने के बाद इन लोगों ने जो था साजिश रची और कल जब वो अकेला मिला तो उसने साथियों के साथ और बेटों के साथ उसने लाठी डंडे और धारदार हथियार चलाए, जिससे दोनों की मौत हो गई। पुलिस बिल्कुल दीप, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और साथ ही साथ आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और ये बढ़ते हैं आगे। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर बेरहम मां का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला अपने बेटी पर वाइपर से पिटाई करती हुई देखी जा सकती है। वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है। दादी की शिकायत पर कलयुगी मां के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नगर कोतवाली के कटरामी देगगंज मामला है यहाँ का। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात उपचुनाव की कर लेते हैं। बात एमएलसी चुनाव की है तो आज लखनऊ में बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवार अपना नामांकन करेंगे। सीएम योगी की मौजूदगी में सुबह 11:30 बजे बीजेपी के सभी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बताया यह जा रहा है कि सभी प्रत्याशियों को 11 बजे लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पहुंचना है और इसके बाद सभी प्रत्याशी विधानसभा जाकर नामांकन दाखिल करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, नरेंद्र कश्यप, दानिश आजाद अंसारी, जेपीएस राठौर समेत 7 मंत्रियों को टिकट मिला है। तो आज सभी उम्मीदवार जो हैं अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो बता दें आपको कि लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और आज नामांकन का आखिरी दिन है। बीजेपी के जो 9 उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सुबह 11 बजे के आसपास सभी उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और यहां आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की बहार है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन आज यानी कि 9 जून 2022 से शुरू होंगे। ऑनलाइन आवेदन के अलावा किसी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 9 जुलाई 2022 है। ऑनलाइन आवेदन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट www.upsessab.org पर जाकर करना होगा।
तो विधानसभा चुनाव से पहले बड़े जोर शोर से गठबंधन बना था। दावा था कि 2024 तक साथ निभाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुनाव के बाद से ही गठबंधन में दरार साफ नजर आने लगी थी। अब तस्वीरें भी साफ हो गई हैं। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने साफ कर दिया है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। शिवपाल यादव ने एकला चलो की रणनीति को भी अपना लिया है। क्या करेंगे? जो तेवर, जो जुनून, जो जज्बा पिछड़ों, वंचित, दलित, अल्पसंख्यक के अधिकार के लड़ने के लिए जो तेवर ओम प्रकाश राजभर के पास है, वो कौन नेता के पास तेवर है? तो मतलब ये 13 MLC अगर सपा पे जाते हैं तो काट कुल्लू ही होंगे। अब वो जीत के जाएंगे, देखिएगा 5 साल में क्या इनकी जबान खुलेगी। 5 साल बीतेगा, धीरे 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 धीरे, तो क्या ये आवाज इनकी सुनाई देगी समाज में? तो देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले बड़े जोर शोर से गठबंधन बना था। दावा था 2024 तक साथ निभाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चुनाव के बाद से ही गठबंधन में दरार साफ नजर आने लगी है। इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं कि गठबंधन में किस तरह से टूट पड़ी है। वादे टूट गए हैं, साथी टूट गए हैं। कि समाजवादी पार्टी में मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई जगह बची है, या और लोगों को जो तवज्जो दी गई वो चुनाव में मुझे नहीं दी गई। सीट ज्यादा दी, जिनका 10 जिले में संगठन है उन्हें आप राज्यसभा भेज देंगे और हमें आप कुछ नहीं देंगे, ऐसे तो नहीं चलेगा। वादे टूट गए, साथी रूठ गए। ये गठबंधन में दरार का आगाज है। सहयोगी नहीं, पार्टी के सदस्य भी नाराज हैं। सीट ज्यादा दी, जिनका 10 जिले में संगठन है उन्हें आप राज्यसभा भेज देंगे और हमें आप कुछ नहीं देंगे, ऐसे तो नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी गठबंधन में टूट की शुरुआत भले ही अब हुई हो, नाराजगी की शुरुआत नई नहीं है। इसकी शुरुआत राज्यसभा चुनाव के साथ ही हो गई थी और इस नाराजगी में सिर्फ केशव देव मौर्य अकेले नहीं हैं। गठबंधन के साथ ही ओम प्रकाश राजभर भी नाराज हैं और रेवती रमण भी। ये टिकट न मिलने की वजह से राज्यसभा में कार्यकर्ताओं की भावना आहत हुई है, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। केशव देव मौर्य हो या ओम प्रकाश राजभर और या फिर रेवती रमण, सबकी कसक राज्यसभा की कुर्सी है। और जब MLC चुनाव में भी हसरत पूरी नहीं हुई तो दर्द का सैलाब फूट पड़ा। कुछ देने लायक है तो जिनको आपने सीट ज्यादा दी, जिनका 10 जिले में संगठन है उन्हें आप राज्यसभा भेज देंगे और हमें आप कुछ नहीं देंगे, ऐसे तो नहीं चलेगा। ये पहला मौका नहीं है जब केशव देव मौर्य ने उपेक्षा का आरोप लगाया है। इससे पहले भी वो इस मुद्दे पर बोल चुके हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब उन्होंने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है और आरोप ये है कि जिन्होंने नाराजगी जताई उन्हें सीट मिली, राज्यसभा की कुर्सी मिली और मुझे कुछ नहीं। कृष्णा पटेल जी नाराज हुए, उन्हें 1 सीट दी जा रही थी, 6 दी गई। जयंत जी नाराज हुए, उन्हें सीट दी गई। ओम प्रकाश राजभर जी को ज्यादा सीट दी, मुझे केवल 2 सीट, वो भी मेरे मन की नहीं थी। खबर तो ये भी है कि ओम प्रकाश राजभर भी गठबंधन तोड़ सकते हैं और नया रास्ता अपना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो लोकसभा उपचुनाव के लिए बीएसपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इस लिस्ट में सतीश चंद्र मिश्रा का नाम नहीं है और माना यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद सतीश चंद्र मिश्रा को साइडलाइन किया गया है, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा ने विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा रहे थे। बीएसपी की इस लिस्ट में मायावती समेत 40 स्टार प्रचारकों के नाम शामिल हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं, लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अचानक से सीएमओ ऑफिस पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने खामियां मिलने पर अधिकारियों पर फटकार भी लगाई। साथ ही जल्दी खामियों को दूर करने के उन्होंने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। खबर बाराबंकी से है। बाराबंकी के जेलर समेत 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जेलर हरिबख्श सिंह, डिप्टी जेलर आशुतोष मिश्रा, हेड जेल वार्डर राजेश भारती और वार्डर सुरेश कुमार सस्पेंड किए गए हैं। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति को बाराबंकी जेल के निरीक्षण के दौरान जेल मंत्री को खामियां मिली थी।
जेल में खाने की क्वालिटी खराब थी और कैदियों को कम खाना दिए जाने की भी शिकायत मिल रही थी। जेल मंत्री ने खुद भी जेल का खाना खाया था। और अब आपको बताएं कि आज गंगा दशहरा है। गंगा नदी में श्रद्धालु सुबह से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मान्यता है कि आज ही के दिन मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी और इसीलिए इस दिन को गंगा दशहरे के रूप में मनाया जाता है। मां गंगा को संपूर्ण विश्व में सबसे पवित्र नदी के रूप में देखा जाता है। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार में श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु मां गंगा के पावन जल में डुबकी लगा रहे हैं। तो गंगा दशहरा आज है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे जो आप तक पहुंचाएंगे तस्वीरें। आज गंगा में आस्था की डुबकी लगाई जा रही है और इस समय आपको बताएं कि भारी भीड़ मौजूद है। गंगा दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही तांता लगा हुआ है भक्तों का। नदियों के किनारे आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। आज ही के दिन मान्यता ये मानी जाती है कि मां गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। प्रयागराज से सर्वेश और उपेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। प्रयागराज चलते हैं, सर्वेश से लेते हैं सबसे पहले जानकारी और तस्वीरें वहां की देखते हैं। सर्वेश, क्या नजारा इस समय प्रयागराज में देखने को मिल रहा है और किस तरह से यहां पर गंगा दशहरा लोग मना रहे हैं? देखिए, गंगा दशहरा की अगर बात करें तो गंगा दशहरा यानी गंगा के धरती पर अवतरण का दिन है और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। यहाँ पर इस त्रिवेणी में गोते लगाने के लिए तमाम श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस मार्ग पर जो कि संगम की ओर जाता है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो घाट हैं संगम के साथ ही साथ दूसरे घाटों पर, चाहे वो दशाश्वमेध घाट हो, चाहे वो राम घाट हो, चाहे झूसी की तरफ का घाट हो, हर घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और इसके साथ साथ दर्शन पूजन कर रहे हैं। तमाम वाहन बाहर से भी आ रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। ट्रैफिक का डाइवर्जन किया गया है। अगर घाटों की बात करें तो घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है, जल पुलिस को तैनात किया गया है। आज का दिन इसलिए भी विशेष महत्व है क्योंकि आज के दिन संगम में स्नान करके संगम का जल क्योंकि पवित्र माना जाता है और आज गंगा दशहरा है यानी गंगा के अवतरण का दिन है, तो इस दिन जो है दीपदान का भी विशेष महत्व है। और संगम नगरी प्रयागराज में यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। 31 मई से यहाँ पर जो है गंगा महोत्सव मनाया जा रहा है और आज उस महोत्सव का समापन होगा। शाम को यहाँ पर मां गंगा का दूध से अभिषेक किया जाएगा, उसके बाद महाआरती का आयोजन होगा। तो कुल मिलाकर गंगा दशहरा का जो 10 दिवसीय महोत्सव है उसका भी आज समापन होगा। और बिल्कुल सर्वेश, और इसीलिए देखा जा रहा है कि चाहे बात संगम की करे, हरिद्वार की करे, वाराणसी की करे, हर जगह पर जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। हमारे सहयोगी वाराणसी से भी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, वहां की जरा तस्वीरें दिखाइए क्योंकि अब सुबह के 7 बज चुके हैं। किस तरह की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं? देखिए, भोर की पहली ही किरण फूटते ही बनारस के सभी घाटों पर श्रद्धा की ऐसी ही कतार दिखाई दी जो मां गंगा के अवतरण दिवस के ऊपर मां गंगा में डुबकी लगाने पहुंची थी। और आपकी जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ मां गंगा, घाट और उनकी आस्था में डूबे हुए श्रद्धालु नजर आएंगे। और इस वक्त मैं आपको दशाश्वमेध घाट से अस्सी घाट के बीच की तस्वीरें दिखा रहा हूं। और काशी में आज के दिन जगह जगह आपको चुनरी चढ़ाने वाले लोग मिलेंगे। यहाँ पर मान्यता है कि माँ गंगा को चुनरी चढ़ाई जाती है क्योंकि वो माँ है और यहाँ पर उनको माँ माना जाता है, जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी माँ गंगा। तो ऐसे में बहुत सारे लोग पहुंचे, हम बात भी कर लेते हैं। कहाँ से आई हैं आप? इटावा जिला से। इटावा से? हाँ। तो आज गंगा दिवस से गंगा स्नान किया। हाँ। क्या मांगा? आज आप लोग हमेशा से आते रहते हो गंगा? फर्स्ट बार। हाँ। आपने किससे सुना था? अपने दादी से, अपने किससे सुना था कि गंगा अवतरण दिवस पे गंगा जी में? दादी से ही सुना था। दादी सुना था। आपके यहाँ पीढ़ियों से ऐसे लोग गंगा स्नान करते हैं। तो ये देखिए, इटावा से लोग आए हैं और यहाँ पर जहाँ से आपकी नजर जाएगी वो देखिए ये दशाश्वमेध घाट से दूसरा ललिता घाट की तरफ नजारा है जहाँ पर विश्वनाथ मंदिर का द्वार है। यहाँ पर भी आपको ऐसे ही कोई अपनी अंजुल में माँ गंगा को भरना चाहता है तो कोई किसी बर्तन में माँ गंगा को यहाँ से ले जाना चाहता है। और आज ही के दिन लोग बड़े बड़े बिल्कुल उपेंद्र, क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास है और लगातार ये भीड़ जो है वो भी देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई है बड़ी खबर, जहां पर मास्टरमाइंड जफर हयात पर शिकंजा कसने जा रहा है। जफर हयात की संस्था पर ईडी का शिकंजा कसेगा। बैंक खातों में आई धनराशि की अब ईडी जांच करने वाली है।
कानपुर हिंसा से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ईडी ने आरोपी की जानकारी मांगी है। सौरभ मिश्रा और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है हमारे साथ। सौरभ मिश्रा, ये बड़ी अपडेट है, अब ईडी का शिकंजा कसने वाला है यहाँ पर। देखिए, साफ तौर से जिस तरीके से मास्टरमाइंड के खाते में 2019 से लेकर के जो भी पैसे आए थे उसको लेकर के ईडी ने तीन खातों को लेकर के जानकारियां मांगी है। और इस मामले में एटीएस ने जांच में खुलासा हुआ था कि ये वो यही 3 खाते हैं जिनमें करोड़ों रुपए की फंडिंग हुई थी और इनका इस्तेमाल किया गया था। साथ ही साथ आपको एक नई जानकारी और दे दूं कि अब मास्टरमाइंड पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और उसके सहयोगियों पर भी। कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय मीणा ने इस मामले में एक और नया कदम उठाया, एक और सख्त कदम उठाया है। जो CAA के दौरान बवाल हुआ था उसमें जफर हयात हाशमी नेम्ड था और जिस अधिकारी ने उसे क्लीन चिट दी थी, अब उसके खिलाफ भी जांच होगी। ये एक नई जानकारी न्यूज़ 18 अपने दर्शकों से साझा कर रहा है। ये अब तक की एक्सक्लूसिव जानकारी है कि अब विजय मीणा ने एक जांच के आदेश दे दिए हैं संबंधित अधिकारी के खिलाफ जिसने क्लीन चिट दी थी मास्टरमाइंड को। यानी अगर उस वक्त ही कार्रवाई हो जाती सख्त तो ये दिन नहीं आता। ठीक है सौरभ, लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि जफर हयात के घर वाले जिस तरह से जफर हयात को बिल्कुल बेगुनाह बता रहे हैं और साजिशन फंसाया जाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जब ईडी का शिकंजा कसेगा तो घर वालों का कोई सहयोग नहीं होगा इस कार्रवाई में। देखिए, आपको बता दें कि ATS और SIT दोनों ही की रडार में इसका पूरा परिवार और उसके सारे दोस्त हैं, तो वो बार बार इस तरीके के बयान दे करके खुद को बचाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन इस बार सरकार सख्त है और किसी भी तरीके से उनके बचने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जफर हयात के चाहे करीबी हो चाहे वो पारिवारिक जन हो, इन सभी के खाते खंगाले जाएंगे। फिलहाल ये जांच जो है वो SIT इनके खातों की कर रही है और इसके बाद ये रिपोर्ट आगे शासन को जाएगी और संबंधित विभागों को जाएगी। तो बार बार ये कह देना कि बेकसूर था, आखिरकार जिसने कॉल बुलाई, जिसने पूरा विवाद खड़ा किया, हर कोई यही बात कर रहा है। शहर काजी ने भी कहा कि ये कॉल सीधे तौर से जफर हयात हाशमी ने बुलाई थी। ठीक है सौरभ मिश्रा, फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। तो कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात की विदेशी फंडिंग की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक करीब 2-3 साल में जफर हयात के एसोसिएशन के 2 अकाउंट से 47 करोड़ के लेन देन का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक 30 जुलाई 2019 को 3.54 करोड़ रुपए जफर एसोसिएशन के अकाउंट में आए हैं, जिसमें से सितंबर 2021 को 98 लाख रुपए निकाले गए हैं। बाबूपुरवा इलाके के एक प्राइवेट बैंक में ये अकाउंट बताया जा रहा है और अभी भी इस खाते में 1.27 करोड़ रुपए है। और इतना ही नहीं, जांच एजेंसी को 2 अन्य खातों की भी जानकारी मिली है जिसमें 3 सालों से 47 करोड़ का लेन देन की भी आशंका जताई जा रही है। और यहां आपको बताएं कि कानपुर हिंसा पर चल रही जांच के बीच में उन्नाव की केसरगंज बाजार का विवादित पोस्टर वायरल होने के बाद हलचल मच गई है। पोस्टर में जुमे की नमाज के बाद बंद का ऐलान किया गया और कुछ इसी तरह कानपुर में भी बंद बुलाया गया था। हालांकि डीएम ने शरारत की बात कही है। पोस्टर में शहर की कई जगहों पर मुस्लिम समाज की ओर से 10 जून जुमे के दिन बाजार बंद करने की अपील की गई है। बैनर में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करने के खिलाफ बाजार बंदी का जिक्र किया गया है। सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल होने के बाद सीओ सिटी को जांच सौंपी गई है। कुछ संज्ञान में आए थे, लेकिन पूरी तरीके से प्रशासन सतर्क है और 1-2 जगह जो मिले थे वो तत्काल